हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे आईएएस प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर जो 2023 में हुआ था और इसका हम इतिहास वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, धन्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? ए है आंध्र, बी है गंधार, सी है कलिंग, डी है मगध। देखो, मगध यानी कि बिहार का आसपास के इलाके, और कलिंग ये उड़ीसा में, उड़ीसा के क्षेत्र को पहले कलिंग बोलते थे। और आंध्र क्या है? ये आंध्र प्रदेश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश या आंध्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। तो ये मूलतः बौद्ध संकल्पना नहीं है, क्योंकि इस स्तूप का जो जिक्र है वो हमारे ऋग्वेद में भी पाया जाता है। तो ये मूलतः बौद्ध धर्म का ही नहीं है, उससे पहले ये सनातन धर्म का है, क्योंकि ऋग्वेद तो सनातन धर्म का ग्रंथ है। ठीक है। दूसरा है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। और तीसरा है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकाई, पूमपुहार और मुचरी किस रूप में सुविख्यात थे? ए है राजधानी नगर, बी है पत्तन, सी है लोह और इस्पात निर्माण के केंद्र, डी है जैन तीर्थंकरों के चैत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पत्तन। तो देखिए, आइए एक बार हम इनको देख लेते हैं। तो कोरकाई जो था वो था पांड्य साम्राज्य का पत्तन। ठीक है, किसका था? पांड्य साम्राज्य का था। और ये पूर्वी घाट पर था। पूर्वी घाट का मतलब है तमिल और आंध्र प्रदेश की साइड वाला जो भारत है उस उधर। और पुमपोहार भी इधर की तरफ ही था, पूर्वी भारत के पूर्वी तट पर। ठीक है, पूर्वी तट पर था। और ये कावेरी नदी के आसपास के डेल्टा में था, और ये चोल साम्राज्य में था। ठीक है। और मुचरी जो था ये था चेरों का पत्तन था, और ये पश्चिमी भारत में केरल की तरफ। ठीक है, केरल कहाँ है? भारत के पश्चिमी तट पर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वाक्लुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो देखिए, संगम कविताओं की बात हो रही है यहाँ पर। तो संगम कविता में ये जो प्रथा है ये किससे संबंधित है? ए है राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, यानी कि महिला बॉडीगार्ड को नियुक्त करना। ठीक है, महिला बॉडीगार्ड को अपॉइंट करना। बी है राज दरबारों के विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्रित होना। और सी है किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्र की निगरानी करना और चिड़ियाओं तथा पशुओं को भगाना। डी है युद्ध में पराजित राजाओं का अम्र अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि जो राजा युद्ध में हार जाते थे वो क्या करते थे? अम्र अनशन, यानी कि अन्न और जल को त्याग देते थे, और अन्न जल को त्याग कर अनुष्ठान करते थे, और जिससे उनकी क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, एक लिमिट होती है ना भूख को भी बर्दाश्त करने का, बॉडी में एक पावर जो होती है जिससे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बोल चाल रहे हैं। तो एक लिमिट होती है कि आप इतने दिन तक अगर भोजन ना ग्रहण करें आप जीवित रह सकते हैं, उसके बाद तो आपकी मृत्यु होना निश्चित है। तो ये जो जो राजा युद्ध में पराजित हो जाते थे वो लज्जा की वजह से इस तरह का अम्ल अनशन करते थे, और मृत्यु उनकी हो जाती थी बाद में। तो ये किस प्रथा का नाम है? ठीक है, तो ये है वाक्रुतल। ठीक है, ये क्या है? वाक्रुतल। और ये क्या है? संगम कविताओं में। संगम कविता का मतलब है ये जो दक्षिण भारत का इतिहास है ना,
चोल चेर पांड्यों का जो इतिहास है ये वो वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है होयसल, दूसरा है गढ़वाल, तीसरा है काकतीय, चौथा है यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्य ने अपने राज्य आद्या 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3, डी है किसी ने नहीं। तो देखिए, जो होयसल था, जो साम्राज्य था, वो कब था? वो था लगभग लगभग 10वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। गढ़वाल जो था, जो मैंने 8th क्लास में आपको पढ़ाया, 8th क्लास के तीसरे चैप्टर में, कि जो जयचंद थे वो गढ़वाल वंश के थे, और जयचंद की दुश्मनी किसके साथ थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। ठीक है, काकतीय वंश के बारे में भी उसी चैप्टर में हमने पढ़ा था। काकतीय वंश की महारानी कौन थी? रानी रुद्रमा देवी। ठीक है, रानी रुद्रमा देवी कौन सी थी? काकतीय वंश की ही थी। और जो काकतीय साम्राज्य था वो उसकी 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की हुई थी। और जो यादव साम्राज्य था, ये तुंगभद्रा नदी से नर्मदा नदी तक था, और ये लगभग लगभग 8वीं शताब्दी में था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि ये जो यादव था, यादव साम्राज्य जो था, ये लगभग लगभग 9वीं शताब्दी में था। ठीक है, 850 ईसा से 1334 ईसा तक। ठीक है, 1334 ईसा तक। देखिए, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, तो आप लोग समझ जाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये है साहित्यिक कृतियां और ये है रचनाकार। देखिए, थोड़ा गलती से टाइप हो गया तो ये ऊपर नीचे हो गया, मैं इसका सही आंसर बताती हूँ। हमीर महाकाव्य, हमीर जो महाकाव्य था वो लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। ठीक है, इसका ये सही आंसर है, और ये ऑप्शन आगे ऊपर नीचे हो गए तो इसलिए मैं इसको विस्तार से आपको नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है। इनके कहने का, इस लाइन के कहने का मतलब है कि आत्मा केवल उन्हीं चीजों में नहीं होती है, जैसे जंतु हैं, जीव जंतु हैं, पादप हैं, उनमें ही आत्मा नहीं होती है, बल्कि शिलाओं यानी पत्थरों में, प्रवाह में, जल धाराओं में और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी है। ठीक है, आत्मा क्या है? सब चीजों में आत्मा होती है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। यानी कि आप पत्थर को, बाकी चीजों को नहीं मानते ना, कुछ लोग नहीं मानते हैं पत्थर वगैरह को कि इनमें जीवन है या इनमें आत्मा है, इस तरह से। तो ये उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? यानी कि ये संकल्पना किसकी है? ये किस धर्म की परंपरा है ये मानना कि प्रकृति ने जितनी भी चीजें बनाई हैं उन सब में आत्मा है, और हमें कोई अधिकार नहीं है किसी भी चीज को जो प्रकृति ने बनाई है उसको नुकसान पहुंचाने का या उसको हानि पहुंचाने का। ठीक है, तो हमें हर चीज का सम्मान करना, हर चीज की सुरक्षा करनी है। तो ये जो है ये जैन परंपरा है। ठीक है, जैन परंपरा क्या मानते हैं कि हर भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई है उसमें सब में आत्मा है, और हमें सबका सम्मान करना चाहिए, किसी को भी अपनी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और पुलिया का निर्माण कराया? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की बात चल रही है, और इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, बी मल्लिका अर्जुन, सी वीर विजय, और डी है विरूपाक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए देवराय प्रथम। और ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे ये कृष्णदेवराय प्रथम। इनके बारे में काफी कुछ इतिहास में लिखा गया है, और एग्जाम में भी इनसे संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, और
देखिए जो इनका साम्राज्य था विजयनगर का, विजयनगर जो साम्राज्य था ये तुंगभद्रा नदी के आसपास के इलाकों में था। ठीक है, और तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने द्वीप को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? देखो द्वीप, ये दमन द्वीप है ना, जो अरब सागर में दमन द्वीप है, ये उस वाले द्वीप की बात चल रही है। ठीक है, किस वाले द्वीप की बात चल रही है? जो दमन द्वीप है, किसमें? अरब सागर में। ठीक है, महाराष्ट्र के आसपास के, मतलब महाराष्ट्र के आसपास है ये। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ए अहमद शाह, बी महमूद बेगड़ा, और सी है बहादुर शाह, डी है मोहम्मद शाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, और डी है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए जो अंग्रेजों ने जो शुरुआत की थी भारत में जो अंग्रेजों के शासन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी। देखो सिराजुद्दौला मारा गया था बक्सर के युद्ध में, सॉरी प्लासी के युद्ध में, प्लासी के बाद हुआ था बक्सर का युद्ध, मीर कासिम से हुआ था अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसके बाद में मीर कासिम के बाद में मीर जाफर को बैठा दिया गया था, बंगाल का नवाब बना दिया गया था। और जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो मीर जाफर की मृत्यु के बाद में किसका शासन आया? कंपनी का। ठीक है, जो दीवानी थी, जो दीवानी यानी कि टैक्स वसूलने का जो अधिकार है बंगाल का, वो किसके हाथ में आ गया था? वो कंपनी के हाथ में आ गया था। तो जो भारत में शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? बंगाल से हुई थी। तो इसमें ये बोला है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो कौन सा एक्ट आया था? तो ये एक्ट आया था 1833 वाला एक्ट। ठीक है, और जो 1833 वाला एक्ट था, इसमें जो कंपनी थी, कंपनी के पास एकाधिकार था। जब कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के लिए, तो उसके पास एकाधिकार था, यानी कि ब्रिटेन की कोई भी कंपनी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी और चीन में व्यापार नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये उनके पास एकाधिकार था। लेकिन जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें जो वहां की महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने उनसे यह अधिकार ले लिया था। और 1833 के बाद भारत में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी कंपनी व्यापार कर सकती थी भारत में और चीन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लंग्सहर्स्ट, रॉबर्ट सोवेल और जेम्स वर्ग्स और वाटल इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? ए है पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन का मतलब होता है कि ये जो पुरानी सभ्यताएं होती हैं उनको खोद के उनके बारे में जानकारी करना, सर्च करना, स्टडी करना, ये सारी चीजें कि पहले ये सभ्यता कैसे नष्ट हुई, क्या चीज है, मतलब पहले किस तरह से चीजें होती थी, उन उसको बोलते हैं। ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन। ठीक है, खनन करके मतलब खोद के जो चीजों को हम जानने की प्रयास करते हैं वो। बी है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज प्रेस की स्थापना, सी है देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, और डी है औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। स्थल, ये स्थल है और ये जिसके लिए जाने जाते हैं ये वो है। ठीक है, अब देखिए बेसनगर जैन गुफा मंदिर, दूसरा है भाजा, भाजा है बौद्ध गुफा मंदिर, और तीसरा है सत्तनवासा वासल, सत्तनवासल, ये जैन गुफा मंदिर। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमिलित है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका हो जाए, इसका जो सही आंसर है वो है बी, केवल 2, यानी कि भाजा।
किससे संबंधित है? जैन बौद्ध गुफा मंदिर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 7 अगस्त को भारतीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। कथन 2 है, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही कथन सही है, क्योंकि पहले तो आप ये जान लीजिए कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था वो किस चीज के विरोध में शुरू हुआ था। तो जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था तो इसके ही विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, 1905 में। और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को यह घोषणा की गई थी कि स्वदेशी आंदोलन जो होगा, आज से हम स्वदेशी आंदोलन शुरू कर रहे हैं 7 अगस्त से, और स्वदेशी आंदोलन में जो विदेशी चीजें उनका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा, और जो देसी चीजें जो हाथ से बनी हुई चीजें उनको हम अपनाएंगे, उन चीजों का हम यूज करेंगे। ठीक है, और विदेशी चीजों का हम यूज नहीं करेंगे। तो किस चीज को बढ़ावा दिया गया था? जो हाथ से चीजें बन रही थी उनको। ठीक है, इसलिए हम 7 अगस्त को किसके रूप में बनाते हैं? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ऐलान किया गया था कि आज से हम स्वदेशी चीजों का ही प्रयोग करेंगे, जो विदेशी चीजें यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की चीजें हैं उनका हम प्रयोग नहीं करेंगे। और ये कब हुआ था? ये स्वदेशी आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो 7 अगस्त को ये घोषणा की गई थी। अब देखिए ये स्वदेशी जो आंदोलन था ये लगभग पूरे भारत में फैल गया था, और ये अलग अलग नामों से था। जैसे आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम के नाम से ये आंदोलन था। ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके फ्रेंड्स फ्री में ये पूरा आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं पिछले 10 इयर्स के, तो उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। और मैंने अपनी चैनल पर फ्री में बिल्कुल सारी एनसीईआरटी पूरे डिटेल में पढ़ा रखी है। पहले एक चैप्टर पढ़ाया है एनसीईआरटी का, उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आंसर कराए। तो प्लीज एक बार विजिट करके मेरे चैनल पर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।